अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। कल मैचेस किसने देखे, और एक्चुअली जिसने नहीं देखे ना, बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस्लामाबाद और पेशावर का मैच वाज अनबिलीवेबल। अब्दुल्ला आपने थोड़ा सा भी मतलब सुना उसके बारे में? मैंने सुना बिल्कुल, और ज़बरदस्त किस्म का दोनों टीमों ने मिलकर मोर देन 400 टोटल स्कोर किया, और इस्लामाबाद जो है It has become almost unstoppable. What is happening? और इतनी इनकी बात नहीं होती, इतना इनका तस्करा नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस में माशाल्लाह ये ज़बरदस्त चल रहे हैं। फिर लाहौर कराची मैच, जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड थे, वो एक्साइटमेंट तो ऐसे माशाल्लाह पानी में बही। बहुत ही सैडनेस थी, क्योंकि फॉरगेट एवरीथिंग, मतलब वो क्या प्ले था, स्कोर क्या था, उस पे नहीं जाएंगे फिलहाल, फिर ज़रूर बाद में जाएंगे। बट फील्डिंग वो सो बैड फील्डिंग लाहौर की कि मतलब बाबर आजम के कैचेस छोड़े, मतलब कुछ मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 4 कैचेस या समथिंग लाइक दैट, 3 तो मेरे सामने ही हुए, उसके बाद शायद मैं सो गई थी बिकॉज आई लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट, बट इट वाज सैड। हाँ, वो जो है ना दिलचस्प मुकाबला, वो कोई दिलचस्प मुकाबला नहीं था, नहीं बना। सो कराची डिड रियली वेल, एक्चुअली पेशावर और इस्लामाबाद का मैच भी बड़ा दिलचस्प था, बिकॉज पेशावर एक्चुअली फॉट फॉर इट, तो वो भी ठीक ठाक किस्म का पहुंच गए थे स्कोर बनाने में। लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं। सो दोनों टीमों ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद आउटडिड पेशावर। अच्छा, कल जो है एक और बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है, और बिल आखिर कौमी असेंबली में सीज फायर हो गया। बड़ा अमन था, लग ही नहीं रहा था ये वो जगह है कि और वो 3 दिन से जो शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे तकरीर करने की, कल वो भी बिल आखिर हो गई। और माशाअल्लाह उस पर तरह तरह के मीम्स, अब उस पर जो हुकूमती सपोर्टर्स हैं वो ये मीम बनाते हुए कह रहे हैं कि जनाब ये तो शदीद बीमार थे और उन्होंने फॉलो अप चेकअप के लिए बाहर जाना था, अब ये माशाअल्लाह 3 घंटे से मुसलसल खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं। लेकिन भाई उन्होंने फॉलो अप के लिए जाना था, वो बीमार तो एज सच नहीं थे, एज एन ही हैज़ बीन अ कैंसर पेशेंट। लेकिन फिर एक और दिलचस्प तबसरा आया कि जनाब जितने दिन शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करने में लग गए, इससे जल्दी तो ये अंडरपास बना देते थे। That's a good one वैसे। But actually ये बड़ी एक अफसोस की बात भी है कि क्या वो दिन होते थे, इन द सेंस कि जब वाकई अंडरपास 3 दिन में, Not really 3 दिन, बट बहुत जल्दी। बट कहने का मतलब है वो कलमा चौक वाला जो फ्लाई ओवर है, वो तो हमने अपनी नजरों के सामने बनते हुए देखा है, और एक्चुअली वो वाकई महीनों के अंदर बन चुका था, नॉट के जी डेकेड्स लग रहे और एनीथिंग दैट। तो वो सही आपने बात की है। अच्छा, अगर आप इनकेस कल के मैचेस के बाद ये सोच रहे हैं कि अब बस फैसला हो गया है, तो अभी भी प्ले ऑफ राउंड्स जो हैं वो ओपन है। सिर्फ इस्लामाबाद अब तक वो वाहिद टीम है जो क्वालिफाई कर गई है। वैसे वो क्वालिफाई कर ही गए हैं, तो कल ना भी जीतते तो क्या ही था वैसे। लेकिन वो क्या जीत थी, मतलब वो जीतना इसलिए था ताकि दिखा सकें कि दिस इज हाउ इट्स डन। समटाइम्स यू हैव टू सेट एन एग्जांपल, you know is going very strong. Let's see कि आगे मैचेस में उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा पार्लियामान की बात करेंगे। कल सीज फायर हुआ है, होपफुली ये ज़्यादा अरसे तक कायम रहे और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, कानून साजी भी हो, और एक्चुअली अवामी मसाइल पर बात की जाए, तू मैं ना हो, सैनिटाइजर की बोतलें और बजट की कॉपियां ना उछाली जाएं, और वो इजलास जो करोड़ों रुपए में पड़ते हैं एक्चुअली कौमी खजाने से, ज़ाहिर है इट इज़ एन एक्सपेंसिव बिजनेस, वो एक्चुअली प्रोडक्टिव साबित हो। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि सारों ने बैठ के डिसाइड किया कि जी अब हम नहीं एक दूसरे को तंग करेंगे, विच मीन्स कि पहले आपने ये डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को तंग करेंगे। Anyway, अच्छा फॉरगेट इट जी, हम आपको अपडेट देते हैं, ओपिनियन नहीं देंगे। कौमी असेंबली में मुसलसल 3 दिन तक हंगामा आराई के बाद बिल आखिर हालात कुछ मामूल पर आ गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पुरअमन माहौल में खिताब का मौका मिल ही गया, और असेंबली में होने वाली हंगामा आराई को शहबाज शरीफ ने शर्मनाक करार दिया। बजट पर तनकीद करते हुए स्पीकर से जॉइंट कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया। यहाँ पर हम मनफी, मैंने कल भी कहा कि हमारा ये फैसला था अपोजिशन का कि हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन बहरहाल जो हुआ, जहाँ स्पीकर न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत गलत पैगाम गया कि अभी हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई। जनाब स्पीकर, आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी। मैं बिल्कुल मियां साहब जो आपने बात की है इस पे एक आपस में डिस्कशन हुआ है।
हुकूमती अरकान और अपोजिशन ने असम्बली कार्रवाई बेहतर तरीके से चलाने पर इत्तफाक तो कर लिया। इजलास से पहले वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, परवेज़ खटक ने भी तस्लीम किया कि असम्बली में जो कुछ हुआ इंतहाई नामुनासिब था। ऑल्दो उसमें परवेज़ खटक साहब का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। सुने असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई, अपनी अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको कंट्रोल करें। उसके बाद स्पीकर की जो इख्तियारात हैं उनको बढ़ाने के ऊपर भी बात हुई है और अब ये कमेटी फैसला करेगी कि स्पीकर के इख्तियारात को कैसे रिव्यू किया जाए और कैसे उनको आगे लेके जाया जाए। देखिए, ये सिर्फ MNAs तक या वज़ीरों तक तो बात नहीं है, ये है कि तज़हीक तो किसी भी इंसान की नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हमने वहाँ पे यही फैसला किया है कि जो तकारीर होंगी उनमें तज़हीक जो है वो नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी हुकूमती रुकन को, ना ही अपोजिशन के रुकन को। हमारे मुल्क के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा रवैया नहीं था दोनों तरफ से। मैं फुली इसको कंडेम करता हूँ और हमें चाहिए कि आइन के मुताबिक इस असम्बली को चलाए, एक अच्छा माहौल रखें। जनाब, स्पीकर ने हंगामा आराई पर जिन 7 अरकान के असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद की थी वो भी ख़त्म कर दी है एज अ गुड विल जेस्चर। और अपोजिशन ने भी बाय द वे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने का ऐलान कर दिया। तो बड़ा एमिकेबली जब चीज़ें करना होती हैं तो वो हो भी जाती हैं। 3 दिन जो कुछ हुआ, अपोजिशन को इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है। जो पिछले 3 या 4 दिनों से जिस तरह पार्लियामान की बेतौकीरी की जा रही है, एक सोचे और समझे मंसूबे के तहत, ताकि लोग पार्लियामान से मुतनफ्फिर हो जाएं, लोग सियासत से मुतनफ्फिर हो जाएं। जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल अफसोस है। वज़ीर आज़म जो है वो ज़ाती तौर पे ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हामी हैं। अगर उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील किया गया तो उसके बड़े जो है वो डैमेजिंग जो है वो उसके असरात हो सकते। जो अब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि पार्लिमानी निज़ाम से मुताल्लिक़ अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और अपने अमल से साबित करे कि वो सिस्टम के साथ है। कुछ ना कुछ होता है तो हमारी यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का एक बाज़ार गर्म हो जाता है और जयमगोइयाँ और सरगोशियाँ, और ऐसा ही सिलसिला अब भी जारी है कि जनाब मुबैना तौर पर कोई साजिश तो नहीं थी इस सारे अमल के पीछे जो असम्बली में हुआ गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान। इसी पर बात करते हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अपोजिशन का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ हैं। शुक्रिया फैसल साहब। फैसल साहब, कौमी असम्बली में 2-3 दिन माशाअल्लाह क्या खूब हंगामा रहा, लेकिन बिलाखिर अब हालात बेहतर हैं, सीज़ फायर हो गया है। तो क्या कौम को ये खुशखबरी सुनाएंगे कि अपोजिशन के साथ मामला तय तो पा चुके हैं, लेकिन अब ऐवान अमन व सुकून से भी चलेगा और कंस्ट्रक्टिव बात भी होगी? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर हुमा और अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला तो पहले भी कई बार तय पा चुके थे। कहने का मकसद यह है कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में मामला तय ही पाते हैं कि किस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्स होनी है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा पीछे भी देखना पड़ेगा कि कब कब मामला तय पाए और कब कब उन्होंने खिलाफ वर्जी की और किसने की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी पहली जब तकरीर कर रहे थे उस पर इन्होंने शोर शराबा किया। कभी भी किसी वज़ीर आज़म की तकरीर पर शोर शराबा नहीं होता। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे और पैनामा पर अपनी झूठी तकरीर कर रहे थे असम्बली के अंदर, तो वो हमने सब ने मिल के चुप करके आराम से तहम्मुल से पूरी उनकी वो रुदाद जो झूठी साबित हुई बाद में वो हमने सुनी। तो कभी भी वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान इस तरह नहीं करते। तो मामला तय करें तो फिर उस पर कायम रहें, फिर अंदर आकर हाउस के अंदर छेड़छाड़ी ना करें। अब फिर हमने एक बड़ेपन का मुजाहरा दिखाया और दिखाना भी चाहिए, हुकूमत में है हमने शुरुआत की कि चलें जी आप अपनी तकरीर तहम्मुल से करें और हम खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, ये जियो टेलीविज़न पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा कि जैसे ही हमारे लोग तकरीर करेंगे ये फिर शोर शराबा करेंगे। तो मामला अगर तय करने हैं तो फिर सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये नहीं। और ये हमें 2.5 साल की पूरी कार्रवाई बताती है कि अपनी बात से मुकरते रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ और हाउस के अंदर कुछ और हैं, कवाकिब कुछ और नज़र आते हैं कुछ और।
वैसे तो मामला फैसल इसका मतलब है सॉर्ट आउट ये नहीं सॉर्ट आउट होने वाला है। फैसल, क्योंकि जब आप लोग तकरीर करेंगे तो ऑपोजिशन है ना, द टर्म इटसेल्फ डिफाइंस कि उन्होंने थोड़ा रौला तो मचाना है, लेकिन जो हुकूमती अरकान बैठे होते हैं वहाँ, और जब वो इस किस्म की चीज़ें करना स्टार्ट हो जाए ऑपोजिशन पे, तो वो ऑपोजिशन लगना स्टार्ट हो जाते हैं। समबडी हैज़ टू टेक द अपर हैंड, तो वो आप लोग कर ले। खैर एनीवे, पूछना आपसे ये है कि असेंबली हंगामा आराई पर ऑपोजिशन रहनुमाओं का ये इल्ज़ाम रहा कि हुकूमत ने ये सब जानबूझकर किया है, एक सोची समझी साजिश के तहत किया है। तो ये तक कहा गया कि हुकूमत सदारती निज़ाम की राह हमवार करने के लिए पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रही है। तो क्या हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर यह कह सकते हैं कि आपको सदारती निज़ाम नहीं चाहिए, आप मौजूदा सिस्टम के साथ ही हैं? देखिए ये पता नहीं कहाँ से डिस्कशन में आ रही है चीज़। पार्लिमानी निज़ाम का हम हिस्सा हैं और हम उसमें मेजर स्टेक होल्डर हैं। हमारी गवर्नमेंट है, हमारे वज़ीर आज़म हैं और हमारे कैबिनेट है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, चारों सूबों में हमारी रिप्रेजेंटेशन है, सेनेट के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामान नेशनल असम्बली के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन है। हम सारी चीज़ें नेशनल असम्बली के अंदर लेकर आते हैं, कमेटीज़ के अंदर बड़ा फ़ाल किरदार अदा करते हैं। और ज़ाहिर है हुकूमत में लेजिस्लेटिव बिजनेस आप देख लें जिस तादाद में हो रहा है, जिस एतबार से उसमें जो तेज़ी आई हुई है, तो हर लिहाज से इसी सिस्टम में ही चीज़ें चल रही हैं। तो ये कह देना कि जी हमने कुछ खुद से किया तो क्या हम खुद से अपने खिलाफ कुछ करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और हाँ, ज़ाती राय आप पूछेंगे मेरा तो वो अलग बात होगी, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की और गवर्नमेंट की और PTI के मौक़िफ़ की बात करेंगी तो वो बड़ा वाज़े है और बड़ा क्लियर है कि वो पार्लियामानी जो सिस्टम है इसी का हिस्सा है और इसी के साथ है। चलें, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी। फैसल साहब, पार्लियामेंट को फाल रखना अपोजिशन से कहीं ज़्यादा अभी हम भी बात कर रही थी हुकूमत के मफाद में है, लेकिन आप अपेरेंटली अभी भी ये समझते हैं कि जब आप तकरीरें करेंगे तो ये लोग फिर हंगामा करेंगे, तो वो एतमाद की फ़ज़ा जो है ना वो कहीं लग रहा है कि बहाल नहीं हुई है। अब वज़ीर आज़म साहब की दिलचस्पी आप बता सकेंगे कि इस मामले में तासुर ये है कि नज़र आ नहीं रही है कि पार्लियामेंट फ़ाल अंदाज में काम करती रहे। असेंबली हंगामा आराई पर अगर आप उनका रिएक्शन या उनके कुछ उन्होंने आप अपने क्लोज मेंबर्स से कुछ इज़हार ख्याल किया हो तो वो शेयर कर सकेंगे, या वज़ीर आज़म साहब के आने का प्लान अगर आपके इल्म में है कि वो कब इस ऐवान को इज़्ज़त बख्शेंगे आकर? जो बिजनेस एडवाइजरी में तय होता है वो हाउस के अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, इसी के कायल हैं वज़ीर आज़म इमरान खान भी। और वज़ीर आज़म दफ़ा असम्बली में आए, अभी फिर आने वाले कुछ दिनों में, जो आपका सवाल है, कुछ दिनों में फिर आ रहे हैं असम्बली में। बात ये नहीं है, बात ये है कि अपोजिशन जो है वो छुई मुई अपोजिशन है, वो तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे। वो एक हर चीज़ के ऊपर शोर शराबा करते हैं। आप ये बजट आया, आप आएँ उसमें टेक्निकल अपनी निकात आगे बयान करें, सिफारिशात दें और आगे काम चले। नहीं, सारा वक्त अपने सिर्फ वो NRO के चक्कर में, यानी कि वो नैब की 38 में से 34 अमेंडमेंट्स के लिए आप सारी चीज़ों को आप इस तरह से करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसीलिए हम इनसे बार बार कहते हैं। और अभी हम ओवरसीज़ की वोटिंग के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, इसमें अपोजिशन को चाहिए कि वो हमारे साथ आए। इससे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट की क्या चीज़ होगी कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें आके अपनी फीडबैक दे दें, फीडबैक ज़रूर दें। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान हमारे साथ मौजूद थे। सो द जिस्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी भी हुकूमती मेंबरान को, फैसल को तो एटलीस्ट तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो सीज़ फायर है कोई बहुत लंबा नहीं चल सकेगा, और इनका यह मौक़िफ़ है कि जब ये लोग तकरीरें करेंगे तो अपोजिशन फिर थोड़ा हंगामा करेगी। थोड़ा बहुत हंगामा तो अपोजिशन को ज़ेब भी देता है, लेकिन वो साथ में छुई मुई भी कह रहे हैं। हाँ, वो मुझे उससे गाना भी याद आ गया था, लेकिन ये सीज़ फायर आ रहा था, वेट करो अभी आ जाएगा, मैं बता दूंगी आप लोगों को। लेकिन एक और चीज़, ये सीज़ फायर का जो टर्म है ना, इससे भी मुझे ज़रा इख्तलाफ इसलिए होता है। वैसे तो ऑफ कोर्स जहाँ भी दो लोगों की कोई एंटेगनिस्टिक किस्म की कोई लड़ाई या ऑल्टरकेशन हो रही हो तो सीज़ फायर कहा जाता है, लेकिन सीज़ फायर एक्चुअली एक जंग के माहौल में होता है। और जो हमने देखा है पिछले 3-4 दिनों में पार्लियामेंट में, तो वो एक जंग ही लग रही थी, बिकॉज हाथापाई और फिजिकली एक दूसरे को हार्म करने वाली बातें। और तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जल्द आएंगे ऐवान में। वो खैर वो जब आते हैं किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है, जियो न्यूज़ विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट।
matters as well. लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली डिबेट हो रही है, उन्होंने कहा जी ये बिला वजह हम पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं और इसी के साथ हैं। ये बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने बिल्कुल उसको कर दिया, सो वी डोंट हैव टू रियली टॉक अबाउट दैट। और हाँ, आपको बताना ये चाहते हैं कि पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज से भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। पीएसएल की तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन ये भी बात करना अहम है। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे शुरू होगा और भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और फाइनल मार्के में भारतीय टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भी एक मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रही है। ये मैच आईसीसी ने दुनिया भर में मुफ्त ब्रॉडकास्ट करने का फैसला भी कर रखा है। सो दैट वाज अनदर अपडेट फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बहुत सी बातें करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या आम खाने से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना है। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, में बहुत सी ट्वीट्स आ रही हैं। ये जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र और ऑनलाइन पेमेंट्स मोड पे कुछ इजाफी रकम जो है उसका ऐलान जब से सामने आया है, लोग परेशान हो गए हैं कि कितनी रकम होगी, कितने पैसों से अबव ट्रांजैक्शन पे पैसे लिए जाएंगे। ये सारा सिलसिला कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। था, लेकिन आपको पता है ना कि कोविड के दौरान लोगों को डिस्करेज किया जा रहा था कि वो बाहर घरों से निकलें और इनकरेज किया जा रहा था कि ऑनलाइन बैंकिंग ही करें, तो तब ये फ़ी जो थी इसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब आई गेस बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, तो ये फ़ी जो है ये री इंस्टेट कर दी गई है ना। हाउ मच इज़ दैट फ़ी? और इसके तवस्सुत से जो लोगों ने बड़े धड़ल्ले से बड़े खुशी से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनको वो फीस नहीं पड़ रही थी, बैंक ट्रांसफर्स तो बैंक ट्रांसफर्स वगैरह। तो अब ये एवरीथिंग इज़ इन क्वेश्चन नाउ और इसके बारे में हम बात करते हैं। जनाब, पहले थोड़ा सा आपको जिस दे दें, स्टेट बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर्स पर फीस चार्जेस बहाल कर दिए हैं। कोरोना वबा के शुरू में आवाम की आसानी के लिए ये वेव ऑफ किया गया था। अब 1 जुलाई से बाय द वे दोबारा 25,000 से ज़ायद रकम की मुंतकली पर बैंक 0.1% मुआवजा वसूल करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र पर फीस मुअत्तली के बाद ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स में भी इजाफा देखा गया और ऐसा लगा कि बहुत सारा वो पैसा जो पहले डॉक्यूमेंटेड नहीं था अब ऑनलाइन होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सीमा कामिल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सीमा साहिबा, इट्स ग्रेट टू हैव यू ओवर वंस अगेन। बताइएगा। तो जी सीमा साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि ये डिसीजन कैसे लिया गया कि बैंक ट्रांसफर पे वो जो एक फ़ी पहले भी लगती थी उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए? पहले तो मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि रीइंस्टेट नहीं हुई। जो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लूं, थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। कि ये कोविड से पहले बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं और कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं, वो चाहते थे वो चार्ज करते थे। कोई 100 रुपए करता था, कोई 400 रुपए तक भी करता था। उसके बाद जब कोविड आया तो जाहिर है बहुत सारे लॉकडाउन्स थे। बैंक के ब्रांचें भी बंद थी, कारखाने भी बंद थे, ऑफिस भी बंद थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थी। तो उस वक्त हमने फैसला किया कि जो भी ट्रांसफ़र जितने भी अमाउंट का होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद अब आप सब देख रहे हैं कि बहुत चीज़ें खुल गई हैं, हमारी माशत भी कुछ बहाल हुई है और कोई ऐसे लॉकडाउन नहीं है और खुदा का शुक्र है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अब कंट्रोल में। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं और इसमें हमने सारा डेटा भी देखा। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम प्राइस कंट्रोल रखेंगे। अब बैंक फ्री नहीं है कि चार्ज करें जो भी वो चाहें। सो हमने ये कहा कि 25,000 से ऊपर तक महीने की ट्रांजैक्शन 25,000, चाहे आप 10 करें या 20 करें या 1 करें, वो मुफ्त रहेगी। ये पहले मुफ्त, कोविड से पहले मुफ्त नहीं थी, अब वो मुफ्त है। तो अगर कोई 25,000 से ऊपर जाए और 10,000 की और कर ले एक महीने में एक ट्रांजैक्शन, तो उसको 10 रुपए देने होंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो बड़ी ट्रांजैक्शन भी कर ले तो उसको 200 रुपए देने होंगे। सो इससे हमारा ख्याल ये है कि जो कम आमदनी वाला तबका है, हमने डेटा देखा है, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे।
अच्छा सीमा साहब, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि 25,000 से ऊपर, आज 25,000 करके अगर मैंने फॉर इंस्टेंस 75,000 रुपीज़ किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं 3 दफ़ा उसको ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या मुझे पैसे नहीं पड़ेंगे? और दूसरा ये कि अगर 25,000 से ऊपर तो पैसे पड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर आपने बताया चाहे मैं 10 लाख या 5 लाख भी ट्रांसफ़र करूँ तो वो जो चार्जेस हैं वो 200 पे ही रहेंगे, वो इससे ऊपर नहीं होंगे। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप 25,000 करेंगे महीने में जो कम आमदनी वालों के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि ज्यादा ट्रांजैक्शन हमारी महीने में कम आमदनी वाले 5,000 10,000 से ज्यादा नहीं करते। वो इजी पैसा जाते हैं और अपने पैसे भेज लेते हैं किसी रिश्तेदार को, राइट? सो उन कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 75,000 करें एक महीने के तो 25,000 के ऊपर कुछ नहीं लगेगा। जो बकिया 50,000 है उस पे लगेगा आपको 0.1%। सो अगर आप 10,000 ऊपर करते हैं तो आपको 10 रुपए देने होंगे। सो जो जरा ज्यादा आमदनी वाले लोग हैं वो 10 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये हमारी थिंकिंग थी कि जो कम आमदनी वाले हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, जिनकी थोड़ी सी ज्यादा आमदनी है वो थोड़ा सा कॉस्ट उस पे दे रहे हैं। और वो जो 200 है, अगर 5 लाख भी करेंगे तो 200 से ऊपर बार क्रॉस नहीं करेगा, ये भी बता दीजिए। बार क्रॉस नहीं करेगा, बिल्कुल बार क्रॉस नहीं करेगा। सो ये उसमें एक बहुत डीप थिंकिंग है कि दरमियाना रास्ता हमने इख्तियार किया है ताकि जो खास तौर पे छोटे बैंक हैं, जैसे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जिनके बहुत बड़े एजेंट नेटवर्क है, बैंकिंग है, वो कुछ अपना कॉस्ट रिकवर कर लें। आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे अभी भी हमें लॉस है। सो हम चाहते हैं कि डिजिटल बैंकिंग बढ़े। उसको बढ़ाने के लिए में कम आमदनी वालों को प्रोटेक्ट करना है, और ये भी हम चाहते हैं कि बैंक्स इन्वेस्टमेंट करें और नए तरीके लाएं डिजिटल बैंकिंग के। तो एक बैलेंस बीच में हमें रखना होता है। अच्छा सीमा साहब, आप हमारे साथ हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी भी आप हमें दे सकती हैं। लॉट ऑफ द टाइम्स अब यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो भी ऑनलाइन ही अब तो पे होते हैं। आप बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम योर मोबाइल गैजेट जो भी है, और अक्सर औकात वो भी 25,000 से तो ज़्यादा के ही, अब तो आपको पता है बिजली कहाँ पहुँच चुकी है, 2 AC भी चल रहे हैं तो उसमें वो बिल पेमेंट है, उस पर नहीं लगेगा, उसमें कुछ नहीं। So when you're shopping things online, for instance, अगर मैं कोई रिटेल ब्रांड से कोई कपड़े खरीद रहा है या किसी को बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा है, ये सारे चार्जेस उस पे लागू होंगे? उस पे होंगे। अब ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स पे ज्यादातर फॉर एग्जांपल खवातीन होती हैं। अब वो कम आमदनी की वाली हैं तो शायद 10,000 का कुछ ले लेंगी, राइट? उनको कोई चार्ज नहीं होगा, राइट? अगर वो जरा ज्यादा आमदनी है और वो 50,000 का जोड़ा ले रही हैं एक दफा महीने में, तो उनको 25,000 पे कोई नहीं होगा। जो बकाया उस पे उनको 25 रुपए देने होंगे। तो वो भी उनका, अब आप सोचें अगर आप शॉपिंग करने जाएं तो आपका पेट्रोल है, आप यहाँ टैक्सी में जाएंगी या बस में जाएंगी या गाड़ी में जाएंगी, आपका टाइम खर्च होगा, आपको गर्मी लगेगी, आप रश में जाएंगी, तो वो भी एक खर्चा होता है ना। तो अगर आप 25 रुपए में आपको 50,000 का जोड़ा आ गया एक महीने में, अगर वो वेल ऑफ ही होंगी ना अगर वो इतने का लेंगी। और आपकी तौजीह ये है कि इसमें जाहिर है बैंकों को भी सपोर्ट करना है, पर्टिकुलरली छोटे बैंकों को, जो जाहिर है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट, सारा स्टाफ है, सारा सिस्टम चल रहा है। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। और इन्वेस्टमेंट वो हम चाहते हैं कि और इन्वेस्टमेंट भी करें। जाहिर है वो एक निजी इदारे हैं, उनको अपने शेयर होल्डर्स को भी रिपोर्ट करना होता है, खास तौर पे जो अच्छा नाउ वी हैव प्रीटी मच कवर्ड दिस टॉपिक, सो यू कैन कम टू द अदर क्वेश्चंस। ये तो बड़ी अच्छी तरह आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया। कुछ और 1-2 सवाल हैं और आप आई हुई हैं तो हमने सोचा कि हम आपसे ज़रूर ये पूछना चाहेंगे। जैसे कि ट्विटर पे आपको पता है बहुत सी बातें होती हैं और ये बड़ा एक जेन्युइन कंसर्न है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और समबडी अबव 65, उन्होंने लिखा है कि बैंक्स विल नॉट गिव मी अ लोन बिकॉज आई डोंट हैव अ सन, अ मैन एज अ गारंटर, ये उनका कहना है। And banks will not accept a daughter even if she is a professional and as a guarantor. तो ये एज ज्यादा है, खुदा न खास्ता उन्होंने कुछ होता है तो उनका बेटा प्रॉब्ली अकाउंटेबल होगा, बेटी नहीं होगी। जी नहीं ऐसी देखें, मैंने उनकी ट्वीट देखी है, कल देखी थी मैंने बल्कि अपने लोगों से कहा है कि उन्हें कांटेक्ट करें। हम मैं ये ढूंढूंगी कि किस बैंक ने ये कहा है, बिकॉज ये कोई लॉ की चीज नहीं है। So there is no truth in this at all. Well, somebody may have told them that, but there is no legal basis for this.
हमारे तो अगर ये अनटोल्ड बातें बता दी जाती हैं सीमा साहिबा इन बैंक्स, तो हाउ कैन वी फिक्स दिस अप? और ये वेरीफाई हम कहां से किया करें? जी, आप हमें कंप्लेन करें, आप बैंक के मैनेजमेंट को कंप्लेन करें। अब हमारी वो पॉलिसी भी आ रही है, अब ये किसी से कह देना कि आपकी बेटी जो बालिग है और जिसकी इनकम भी है उसकी गारंटी आप नहीं लेंगे क्योंकि वो औरत है, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। और मैं तो उन साहब से खुद कांटेक्ट करूंगी और उनसे पूछूंगी कि किस बैंक ने ये किया। मगर ये ब्रांचों में उनको आगाह नहीं होते कि अपनी कोई प्रेजुडिस भी होती होगी। अच्छा, एक और सवाल हमें इसी तरह सोशल मीडिया पे पूछा गया। एक शख्स जो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम किया और अब मेरी उम्र 50 साल से ज़ायद है और मैं एक अपना बिजनेस करना चाहता हूं और बेहतरीन एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरी उम्र की वजह से बैंक मुझे लोन नहीं दे रहे हैं। सो ये एज फैक्टर का क्या सिलसिला होता है in giving loans? जी, नॉर्मली बैंक्स में 50 साल तो कोई ऐसी एज नहीं होती कि आप लोन ना दें। बिल्कुल। अगर 60 से ऊपर हैं तो जाहिर है या तो कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं या इस किस्म की चीज होती है। 50 से ऊपर अगर वो, अब डिपेंड करता है, अगर वो 50 से ऊपर हैं और वो कह रहे हैं मैंने 20 साल का लोन लेना है, तो फिर शायद लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत हो, राइट? बिकॉज जाहिर है जिंदगी का तो कुछ पता नहीं है, बट जाहिर है जब आपकी उम्र बढ़ती है तो जाहिर है वो एक चांस बढ़ता है। तो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस हो और उसमें सिक्योरिटी एडिक्वेट हो, कभी कभी वो लोग अपने पार्टनर ले आते हैं, अपने बेटे को या किसी पार्टनर को भी ला सकते हैं। तो 50 साल कोई ऐसी उम्र नहीं है। एक हमारी जो हमारा इश्यू है जिसमें आप सबकी मदद की जरूरत है कि हम लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं कि क्या बैंक कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक वो 50 साल में शायद वो ये सोच रहे हों कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कामयाब जवान वगैरह, तो उसमें शायद अभी एट दिस मोमेंट 45 इयर्स की लिमिटेशन है। शायद अगर वो लोन लेना चाह रहे हो तो शायद उसमें आए हो, उसको भी अभी देखा जा रहा है, तो शायद उसमें भी कोई खुशखबरी आए, मगर वो अब आएगा तो हम आपको बता देंगे। सीमा साहिबा, so which is अगर people go through something like this, क्योंकि सोशल मीडिया से तो पता चल ही जाता है, they should definitely question and maybe ये हम यहीं इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस देने की कोशिश भी कर रहे हैं while we speak to you कि उनको क्वेश्चन करना चाहिए और उनको स्टेट बैंक को डायरेक्ट जैसे सोशल मीडिया के थ्रू। और हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारा एक कंप्लेंट पोर्टल है, उस पर वो आ सकते हैं। और ये जो गैप है ना, वो अनफॉर्चुनेटली खास तौर पे बड़े बैंक्स में ब्रांच लेवल पे, अगर आप किसी छोटी ब्रांच में जाएंगे तो वो अवेयरनेस और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस बैंक में भी सीनियर किसी प्रेसिडेंट को या उनके नीचे वाले किसी को सीनियर पर्सन कांटेक्ट करेंगे तो वो रिजॉल्व करेंगे और फिर आप स्टेट बैंक पे आए, बिकॉज़ हम जरूर। ठीक है, क्विकली एक और सवाल आया। एक और, ये हम पहले भी आपसे पूछ चुके हैं लेकिन अपेरेंटली अभी भी नहीं समझ आ रही। खवातीन को भी ये शिकायत है और ये ट्वीट इसी तरह की हुई है कि आप जरा एक दफ़ा एक खातून ट्राई करे बैंक अकाउंट खोलना विदाउट अ हस्बैंड, सन, फादर और ब्रदर, और फिर आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट दैट्स नॉट ट्रू सीमा साहिबा। And if she is a housewife, तो फिर क्या उसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं? जी, मैंने शायद आपको भी पहले ही बताया था कि हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ जाहिर है उनके पास एक कोई मींस ऑफ इनकम दिखाने की जी नहीं होते की होती है। काफी सिचुएशंस में वो क्योंकि सेव करना चाहती हैं और शायद वो नहीं बताना चाहती होती है, और उनके हस्बैंड की सैलरी स्लिप शायद उनके हस्बैंड दे भी ना रहे हो, तो उनके लिए अकाउंट है, वो अपना CNIC और बायोमेट्रिक के ऊपर वो खुल जाएगा। उसमें बस एक हद है कि उसमें 5 लाख से ज्यादा महीने में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। एक आम हाउस 5 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं करती। आम अगर वो ज्यादा दरमियाने इनकम की है या ज्यादा इनकम है तो फिर जाहिर है उन्हें कुछ मींस ऑफ इनकम कि कहां से ये पैसे आ रहे हैं वो दिखाना। अच्छा, ये तो आपने आसान अकाउंट का बता दिया। क्विकली सीमा साहिबा, एक और सवाल जो आ रहा है बहुत लोगों की तरफ से कि जनाब जिंदगी में हमने कभी भी बैंक से कर्जा उठाने का सोचा है तो वो अपना घर खरीदने के लिए कर्जा उठाने का सोचा है, और अभी भी लोग जो हैं डरते हैं और उन्हें इस प्रोसेस का नहीं पता। तो इसमें मजीद बेहतरी या आसानी लाने के लिए कि लोग अपनी छत का इंतजाम कर सकें थ्रू अ बैंक लोन, वो कुछ बताइए, या आपके आगे कुछ प्लान्स हैं इस सिलसिले में? देखिए, वो आपको जैसे मालूम है कामयाब ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है नया पाकिस्तान के अंदर, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, वो सब्सिडी पे मिल रहे हैं। अब तक बैंकों ने 30 अरब तक के अप्रूवल कर दिए हैं,
इस स्कीम में, जिसमें आम आदमी भी ले सकता है, और अगर उसके पास सैलरी है तो जरा आसान हो जाता है, अगर सैलरी भी नहीं है तो अगर कल ही हमने अच्छी इनकम वाला आदमी भी ये मेरा घर प्रोग्राम से फायदा उठा सकता है, या उसका कोई थ्रेशोल्ड है कि जनाब इससे ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो आप कमाने का थ्रेशोल्ड नहीं है, मगर घर ये लोन जो है ना वो मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ है। और ये तमाम कमर्शियल बैंकों में सहूलत मौजूद है, तमाम सबके आगे बैनर भी लगे हुए हैं, उनके पास वो भी हैं, उनको हम भी चेक करते हैं, हम इसे कहते हैं मिस्ट्री शॉपिंग। हमारे लोग भेस बदल के स्टेट बैंक के लोग वहां जाके चेक भी करते हैं। इस्लामिक बैंकों में भी ये सहूलत मौजूद है जो हमारी यहाँ है। जी जी, इनफैक्ट ज्यादातर लोग ये इस्लामिक मोड में ले। चलें अच्छे कुछ थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारे पास ये सवाल थे जो हमें पहुंचे हुए थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर frequently do a banking question session में them absolutely, and सीमा साहिबा is always very willing कि जो भी सवाल है, because the idea is कि अवेयरनेस जितनी फैलाई जा सके वो फैलाई, क्योंकि लोगों को बैंक्स में जाके ये इश्यूज हो जाते हैं, देन यू आर रिलक्टेंट टू क्वेश्चन एज वेल। जब आपको एक दफ़ा बताया जाता है, आई ऑलवेज से क्वेश्चन ज़रूर सवाल कीजिए, वहाँ खड़े होकर सवाल कीजिए, जिस तरह हम यहाँ सीमा साहिबा से भी पूछ रहे थे। होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यस प्रीटी मच। आप लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, मुस्तफ़ीद हुए इस सेगमेंट से जो इससे पहले हमने सीमा कामिल साहिबा के साथ किया। लेकिन अभी हम ज़रा मैचेस की बात करेंगे। PSL के हाई वोल्टेज गेम में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को दिलचस्प नहीं था, ये अफसोसनाक सूरत हाल थी लाहौर के फैंस के लिए। 7 रन से हरा दिया है। कराची फैंस इट वाज क्वाइट कल पहले खेले गए एक्चुअली हाई स्कोरिंग मैच में पहले जो इट वाज अ फैंटास्टिक मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 15 रन से शिकस्त दी। और क्या हुआ हुमा? और इसी में बात कर लेते हैं, अब बाकियों को तो पता ही है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब क्या कहेंगे? ये तो मैं कहती हूँ कि एक बेंचमार्क सेट हो गया है इस्लामाबाद की विन से, द हाईएस्ट नंबर इन PSL इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भट्टी साहब ऐसा ही है ना कि ये हाईएस्ट स्कोर है PSL का, इस PSL का, या ऑल ओवर? नहीं, पाकिस्तान में जितने भी T20 हिस्ट्री के मैचेस हुए हैं इंक्लूडिंग नेशनल T20, इतना बड़ा टोटल नहीं हुआ, बल्कि मैच एग्रीगेट एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर भी कल इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के मैच में हुआ है। तो बड़े जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं। देखें, रात को 3 बजे 15 रन से हारा है लाहौर कलंदर्स, 7 रन से हारा है बल्कि लाहौर कलंदर्स कराची से। तो लेकिन क्या जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं कि अभी भी इस्लामाबाद थ्रू हो गया और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बाहर हो गया, लेकिन बाकी अच्छा शुरू में भट्टी साहब इस्लामाबाद की इतनी बात नहीं होती, लेकिन अब इस्लामाबाद माशाल्लाह खेले जा रहा है, जीते जा रहा है, मतलब दे सीम अनस्टॉपेबल। क्या आगे इनके आपको लगता है कि मे बी दे वुड एंड अप लिफ्टिंग द ट्रॉफी एज वेल? बिल्कुल अब्दुल्ला, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स का सिलेक्शन किया है ना, हाँ। शादाब खान कल के मैच में नहीं खेले, लेकिन आप देखें कि उनकी जगह जिनको कप्तानी दी गई उस्मान ख्वाजा, वो ऑस्ट्रेलिया में T20 के हवाले से नहीं पहचाने जाते। उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने T20 में जब कप्तानी मिली तो उन्होंने सेंचुरी बना दी। मतलब ऐसी जबरदस्त टीम है कि जो प्लेयर जिस पोजीशन पर खेल रहा है वो फिट आ रहा है। आप देखें कि क्या जबरदस्त टीम है, लेकिन जो क्रिकेट में एक वो कहते हैं ना कि जो टीम एकदम टेक ऑफ की पोजीशन पर आए उसने एकदम डिप भी लेना होता है। तो ये अभी इस्लामाबाद के लिए थोड़ी सी तशवीश की बात है कि ये टीम अभी हारी नहीं है लगातार, जिस तरह लाहौर कलंदर हार। अच्छा जरा टेबल समझा दें, अब किसके चांस हैं? अच्छा, इस्लामाबाद 9 मैचेस में 14 पॉइंट्स तो एट द टॉप ऑफ द टेबल है। भट्टी साहब आप बताएं, पेशावर 10 मैचेस में 10 पॉइंट्स, लाहौर कलंदर 9 मैचेस में 10 पॉइंट्स। मैं सही कह रही हूँ ना भट्टी साहब? अभी जरा चांस बता दें आगे किसके जाने का चांस किसका बनता है, क्योंकि बाकी मुल्तान और कराची 8 पॉइंट्स पे है, बट मुल्तान हैज प्लेड 8 मैचेस, कराची हैज प्लेड 9 मैचेस। देखें, पेशावर ज़ल्मी ने तो अपने सारे 10 मैच खेल लिए। जी बिल्कुल। पेशावर ज़ल्मी 5 जीते हैं 5 हारे हैं। पेशावर ज़ल्मी को तो अब दूसरों के रहमो करम पर है, लिहाजा पेशावर को तो वेट करना है। लेकिन लाहौर कलंदर जीते जीते जिस तरह 3 मैच हारी है, तो लाहौर कलंदर को अब 1 मैच खेलना है। और इसी तरह कराची किंग्स जो है, कराची किंग्स के पास भी एक ही चांस है। और मुल्तान सुल्तान के पास भी जो है उसके पास 2 चांसेस हैं। तो मेरा ख्याल कराची किंग्स जो है वो
ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही है, क्योंकि उसको आउटराइट विक्ट्री चाहिए और अब जो टीमें जीतेंगी उनको अपना नेट रन रेट भी मेंटेन करना है। तो अब तीन मैचेस रह गए, एक मैच आज है ग्रुप का और 2 मैचेस कल हैं। संडे को जो है ब्रेक है, उसके बाद मंडे से प्लेऑफ शुरू होंगे। लेकिन क्या जबरदस्त PSL के मैचेस हुए, काश ये मैचेस पाकिस्तान में होते और पाकिस्तानी क्राउड भी ग्राउंड में होता। और दूसरे मैच का जो टाइम है ना, वो भी भट्टी साहब बड़ा ऑफ है, आधी दुनिया तो सो ही जाती है उस टाइम तक। नहीं, लेकिन वो जो खेल रहे हैं वो तो जागे ही होते हैं। अब्दुल्ला, मुझे भी अभी उठाया गया जब नींद से, मैं भी आधा नींद में हूँ। मैं रात को 3 बजे तक मैच देख रहे हैं। सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक ने, नहीं हमने शो भी किया, मैच भी देख रहे थे, शो भी कर रहे थे दानिश अनीस के साथ। तो हम भी आधी नींद में हैं, लेकिन टाइमिंग से थोड़ा सा कंसीडर करने की जरूरत है। देखें, लोगों ने ऑफिस जाना होता है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बच्चों ने जाना होता है, टाइमिंग थोड़े ऑड है, लेकिन मैचेस बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। जिस तरह कहा जा रहा था कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी है लेकिन मैचेस बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, यही इस PSL की खूबसूरती है। अच्छा, वो भी तस्वीर हो गया है, शाहीन और सरफराज वाला भी मामला सेटल हो गया है। हाँ, वो भी भट्टी साहब वैसे सोशल मीडिया पे कुछ जरूरी था, क्या कहेंगे आप भट्टी साहब? जल्दी से नटशल बता दें। सरफराज और शाहीन आफरीदी का जो था थोड़ा सा क्रिकेट में देखें, हुमा, क्रिकेट में बाउंसर मारना या बाउंसर लगना ये तो नॉर्मल चीज है। कल शाहीन ने इमाद वसीम को भी रात को बाउंसर मारा था, लेकिन जाके फौरन सॉरी कर लिया। लेकिन सरफराज के मामले में शाहीन थोड़े से हाश नजर आए। मेरे ख्याल में अगर चले जाते, जूनियर थे वो, फॉर्मर कैप्टन रहे हैं उनके, उन्हीं की कप्तानी में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया, तो मेरे ख्याल में अच्छा जेस्चर होता। यही बिल्कुल आपने सही बात की है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द पीपल वर ऑफ द सेम ओपिनियन कि वो जूनियर हैं, वो जरा खामोश ही हो जाते हैं। मतलब ये तो होता ही है इन मैचेस, बट ही शुड हैव एक्चुअली यू नो टेकन अ बैक सीट इन दिस सिचुएशन। भाई, आमों की खुशबू आना शुरू हो गई है। नहीं, यहाँ नहीं है, सिर्फ बातें करेंगे हम आमों की। आपके यहाँ पेटियां आई हैं ना आमों की? हाँ, मैंने दी नहीं आपको? जी नहीं, मतलब ये लड़ाई चल रही है एवरी डे। आपने इनके सोशल मीडिया पे तो देखा ही होगा, हर दिन कोई चीज़ आती है तो पोस्ट होता है। आई डोंट माइंड एट ऑल, आई डोंट केयर। लेकिन जब आम आते हैं ना, तो मुझे एक को पर्सनल किस्म की ग्रज भी होता है, गुस्सा चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाती है, बिकॉज आम मेरी तरफ क्यों नहीं आए। देखिए, माशाल्लाह मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वो रिश्तेदार, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, आप मुझे आएंगे ना तो मैं आपको उसमें से इसीलिए मैंने टीवी पे कह दिया था कि मेरा ख्याल है कि आई नीड टू चेंज द टॉपिक एंड लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। अच्छा, नहीं, क्या था? ऐसे मौके पे टॉप स्टोरी भी अटक जाए, मतलब है कि किस्मत आप चेक करें कि जब इंसान बचना चाह रहा हो इस कॉन्वर्सेशन मिल रहा है कि आप बचना चाह रहे हो इस कॉन्वर्सेशन से और मौजू बदलना चाह रहे हो, तो उसमें का नहीं है, हो नहीं सकता। लेट्स हेल्प हिम आउट। आप भी हमें लिखें और बताएं कि कौन से वो दोस्त हैं आपके जो अकेले अकेले आम खा रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा। तो हम एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। अच्छा, कराची में जो आम मिल रहे हैं ना, चौंसा वगैरह भी आ गया, अनवर अटोल भी आ गया है। सिंदड़ी का कराची में मुझे लगता है जो नॉर्मल बाजार में दुकानों में वो टेस्ट नहीं था। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे नवाब शाह से सिंदड़ी आम ला के दिए। भाई, नवाब शाह के सिंदड़ी आमों में क्या रस और क्या जायका है। होगा डेफिनेटली, मतलब भाई कह रहे हैं तो डेफिनेटली होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, आई ट्राई टू अरेंज दोस फॉर यू एज वेल। मैं कर दूंगा। नहीं, डिड यू पुट इन दैट स्टोरी अबाउट द आर्म्स? तो मैं सुबह से क्यों कह रहा हूँ कि हम आपको बताएंगे कि आमों से आपका वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ये जो सारे आम हमने दिखाए हैं वो आपके घर पे थे? नहीं नहीं, ये तो किसी नुमाइश के मनाज़िर है। मैं ये पता करूंगी, यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस। अच्छा जी, लाहौर के जो मदरसे वाला मामला है ना, जिसमें मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान है, उसकी तौजी और एक्सप्लेनेशन भी आपने सुन ली होगी। और मुफ्ती निकाल देना। मुफ्ती तो मैंने कहा ही नहीं, मुल्ज़िम का है। मुल्ज़िम का है, बिल्कुल। उनको बिल्कुल कोई टाइटल देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान जो है, उसके और उसके बेटों की तरफ से जो लड़का जो वीडियो में जिसने खुद ही ये सारा कुछ कैप्चर किया, बिकॉज ही वांटेड टू यू नो मेक श्योर कि ये मामला वो उठाने की इतने अरसे से कोशिश कर रहा है और उसकी शिकायत पर कोई कान नहीं धर रहा। मैंने कल उसकी FIR भी पढ़ी। अब वो कहता है कि जी मुझे मेरी जान को ख़तरा है और मुझे धमकियां मिल रही हैं। सो हम ये अर्ज करेंगे लाहौर पुलिस से कि वो इस लड़के को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, बिकॉज दिस कैन बी अ सीरियस मैटर। और ये जो एक्ट है ना उस मुल्ज़िम का, जिसको अब हम कोई टाइटल देना नहीं चाह रहे, दिस नीड्स टू बी कंडेम्ड फ्रॉम देयर ओन कंटेम्प्रेरीज। और वहाँ से कंडेमनेशन जब तक नहीं आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि थोड़ी सी खामोशी है। आपको जरा डिटेल में बताते हैं कि खामोशी इन अ सेंस में एक चीज़ से इस मामले को रिलेट करना चाहूँगा। माशाल्लाह, अभी मलाला का जो वो
वोक पे इंटरव्यू आया था और उसमें एक स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके माशाल्लाह कितना वावेला हुआ। हर मकतबा फ़िक्र की तरफ से उसकी मजम्मत की गई, उस पे बयानात आए, उस पे रद्द अमल आए। आपने कितने लोगों की तरफ से इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर ट्वीट्स, रद्द अमल, मजम्मतें देखी हैं? उतनी नहीं देखी होंगी जितनी मलाला के इंटरव्यू पे आई हैं। नहीं, ऑलमोस्ट देखी नहीं। आम इंसान की तो देखी है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, और जो बड़े बड़े नाम होते हैं, और पर्टिकुलरली रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। मलाला पे इतना कुछ बोल दिया, चलें ठीक है, हम वो भी नहीं मना कर रहे, इस पे तो बोलो भाई। तो ये अच्छा, इसी पे आज हमने एक खुसूसी मेहमान अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को दावत दी है, उनसे इस पे तफसील से जरा बात करेंगे कि ये मदरसों का और हॉस्टल्स का निज़ाम जो है, क्या इसे रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शिकायत तो है। अच्छा, बैकग्राउंड बताएं पहले जी प्लीज। एक दफा फिर आपको बता दें कि लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म के साथ ज्यादती का वाकया बता रहा है कि बच्चे कहीं भी महफूज नहीं। एक्चुअली अब अगर कहा जाए ना कि मदरसे में या किसी रिलीजियस सेमिनरी में इस किस्म का हुआ है, अब आप सरप्राइज भी नहीं होते। सैड बात यह है कि यू आर नॉट सरप्राइज एनी मोर। गली मोहल्लों और तफरीगाहों से स्कूल, यूनिवर्सिटी और मदरसों तक हर जगह बच्चों के साथ जिनसी जराइम का खतरा मौजूद है। जराइम के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। उलमा और दीगर जो बिल्कुल उनका माशरे में गैर मामूली मकाम है और अवाम की इस्लाह में भी उलमाए कराम और मजहबी रहनुमाओं का किरदार हमेशा से इंतहाई अहम रहा है। लेकिन मदरसों में जिनसी जराइम का देरीना मसला मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और यही हम चाहते हैं कि अब चेंज आए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। ज़ाहिर है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कम्युनिटी, अल्लामा साहब, लाहौर के वाक़े के बाद एक चीज़ ये तो सामने आ रही है कि ऐसे वाक़यात मदरसों में भी होते हैं और बड़े अरसे से होते आए हैं। इस बारे में पहले आपको पता ही है, बात भी होती रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि बात निजी हलकों में ही होती रही है। इस तरह आउट इन द ओपन ये गुफ्तगू नहीं की जाती। अब ये भी बताना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे आपसे कि सभी उलमा इसकी मजम्मत ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे, करते भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये अब ज़रूरी नहीं हो गया है कि मदारिस के निज़ाम, असातिज़ा कराम वगैरह का एक सिस्टम के तहत रिव्यू किया जाए, जायज़ा लिया जाए कि अगर ये शिकायत परसिस्टेंट है तो इसका तदारुक कैसे हो? अकाउंटेबिलिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मदारस में जो असातिज़ा हैं या तलबा हैं वो भी इंसान हैं। बिलाशुबा उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह बाकी जगहों पे वाक़यात हो जाते हैं, मदारिस में भी हो जाते हैं, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसको ये ना समझा जाए कि मैं कह रहा हूं कि दुरुस्त होता है जो होता है, बिल्कुल गलत होता है। लेकिन अगर एक फर्द का अमल है तो उस फर्द के अमल को, उस फर्द का अमल ही हमें बताना चाहिए। उसमें पूरे मदारिस को या पूरे स्कूलों को या कॉलेजेस को या इदारों को नहीं लपेट देना चाहिए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मदारिस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे मोहतरम हजरात हैं, वो बहुत एहतियात करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये शख्स जो है, ये एक उम्र इसकी देख लें, एक मनसब इसका देखें, और फिर ये पूरे जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी मदारिस की, उसके पूरे लाहौर का जिम्मेदार था। इससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। ये शॉकिंग न्यूज है कि इस उम्र और ये सब कुछ देख के सतह जी बिल्कुल, इसीलिए तो होता है कि अगर इस उम्र में ये चीज़ें हो रही हैं तो ये कब से शुरू हुआ होगा और कितने बच्चे जो हैं इनके भेंट चढ़े होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि उलमा का किरदार सिर्फ मदारिस तक नहीं, हमारे माशरे में मेंबर की हैसियत बहुत अहम है। लोग उलमा की सुनते भी हैं, मानते भी हैं। बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम के खात्मे के लिए उलमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आपके जो भी पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में आए होंगे, जो कि डेफिनेटली हम होप कर रहे हैं कि अब आपके एक दफा फिर जैसे सर्कुलर जारी किया जाता है, ये रिमाइंडर की जरूरत भी है अगर पहले ये बातें हो चुकी हैं। तो क्या बातें हैं ये? आज के जुमे में भी जो हमारे उलमा हैं, मशाइख हैं, खुतबा हैं, उनको इस पे बात करनी चाहिए। इसकी सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसानात बताने चाहिए।
काबिल अमल जो काबिल मुजम्मत अमल है उसको काबिल मुजम्मत कहना होगा, अवेयरनेस देनी होगी। हम तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से बड़े अरसे से कह रहे हैं कि अपने बच्चों को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। मैं जैसे पहले अर्ज किया कि अब मदारिस की इंतजामिया पर, मोहतमिम हजरात पर मजीद जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो जितनी एहतियात पहले करते थे उससे ज्यादा एहतियात करें। ये एक ऐसा वाकया है जिसके बाद मैं समझता हूँ कि मदारिस के जिम्मेदारान को बहुत ज्यादा मजीद एहतियात करने की जरूरत है और ऐसे अनासिर को जो इस किस्म के अमाल में मुलव्वस हों उनका दीन से ताल्लुक जोड़ना या मदरसे से ताल्लुक जोड़ना, मैं कहता हूँ दुरुस्त नहीं। ये दीन की आड़ में, मदरसे की आड़ में, मस्जिद की आड़ में काली भेड़े हैं, इनको चौकों चौराहों में लटकाना चाहिए। मेरी तो ये राय है इस हवाले। ताहिर अशरफी साहब, आपसे गुफ्तगू करके ना बड़ा इनकरेजिंग महसूस हो रहा है और बड़ा खुशाइंद लग रहा है कि चलें आप खुल के इस बारे में बात भी कर रहे हैं, इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। और आपने कहा कि आज जुमा है, लेट्स सी कि आज कितने खुतबों में इस वाक़े का तस्करा किया जाता है। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पिछले जुमे की ही बात है जब आप बता रहे थे कि हम यहाँ बड़े अपस्केल कराची में जगह में जो खुतबा चल रहा था उसमें मलाला के उस इंटरव्यू की बात की जा रही थी। So आज आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि आज जो है वो सुल्तान मस्जिद में इस खुतबे में बात की जाती है कि नहीं की जाती है, क्योंकि वो बड़े अपस्केल सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बात करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, माशरे की इस्लाह के लिए उलमाए कराम का एक तारीखी किरदार रहा है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या आज के उलमा अपने कौलो फेल के जरिए वो किरदार अदा कर रहे हैं? आप मुतमईन हैं कि सब ठीक चल रहा है सिलसिला? मैं अगर ये कहूं कि 100% दुरुस्त है तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। गलतियां हमसे भी होती हैं, उलमा से भी होती हैं, अवाम से भी होती हैं, तमाम तबकात से होती हैं, लेकिन गलतियों की इस्लाह करना और गलतियों को दुरुस्त करना ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है और इसी की तरफ हमें आगे तवज्जो करनी चाहिए। उलमा का एक पाकिस्तानी मुआशरे में एक बहुत बड़ा किरदार है। आज पाकिस्तान का मुआशरा दीन से अगर जुड़ा है, कुरान और सुन्नत से जुड़ा है, मस्जिद से जुड़ा है, तो उसमें उलमा का एक बड़ा किरदार है। और एक या 2 4 या 10 20 वाकयात से सबको गंदा कह देना ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो मुजरिम हों, जो जालिम इस तरह के अमाल करने वाले हों, उनको लटकाना ये रियासत की भी जिम्मेदारी है और उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों से सिर्फ बरात ना करें, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ हर महाज के ऊपर जहां भी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अमली तौर पे किरदार अदा कर सकते हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। He has said enough, I guess. और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी एक होती है ना कि जहाँ आपको यू हैव टू रिकंसाइल विद द पास्ट, क्योंकि ये इतनी कहानियाँ हैं, ये इतनी कहानियाँ हैं कि थोड़ी सी थेरेपी और रिकंसिलिएशन जिन के साथ हो चुका है ये बचपन में, जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं उम्र में, लेकिन वो ट्रॉमा जो है वो रहता है। और इस्लामाबाद कीप्स कमिंग अप विद न्यू यू नो थिंग्स एंड आइडियाज़ टू कीप इट्स सिटीजन सेफ। और आज क्या खबर है हमारे पास, आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए साइकिल पेट्रोलिंग यूनिट के बाद अब मोटरसाइकिल स्क्वाड भी आ गया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईगल स्क्वाड मुतारिफ करवा दिया है और 100 मोटरसाइकिलों पर 500 नौजवान इस्लामाबाद की पेट्रोलिंग पर मामूर होंगे। जबरदस्त जनाब, इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने वाज़ेह किया कि कोई भी कानून तोड़े तो एक्शन लें, अमन व अमान से ही खुशहाली मुमकिन है। पुलिस का काम है कि जो कानून हो उसको इन्फोर्स किया जाए और जिस मुल्क में पुलिस अपना सही काम करती है, दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है कि उस मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। खुशहाली क्यों आती है? क्योंकि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। तो खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं और अमन लेके आती है लॉ एनफोर्समेंट। इंडीड, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं और इस फोर्स की क्या जिम्मेदारी होगी और
क्या इसका दायरा इख्तियार होगा? मुस्तफ़ा तनवीर साहब SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू फोर्स एंड इस्लामाबाद विक्ट्री लास्ट नाइट। आप बात कर रही थी जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा साहब, हम उनको मुबारकबाद जरूर दे रहे हैं कल की जीत पे। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस मोटरसाइकिल स्क्वाड, लुक्स वेरी इम्प्रेसिव। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या आपके क्या क्या एरियाज हैं जो आप कवर करेंगे? गिव अस सम डिटेल्स अबाउट इट। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वाज एन इनिशिएटिव। हमारे आईजी साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, दे वर वेरी वरिड एंड दे वर वेरी कंसर्न्ड कि जी हमने अपनी स्ट्रीट लेवल को ज़रूर कवर करना है, और स्ट्रीट लेवल जो है वो कवर हो सकता है सिर्फ हमारे मोटर बाइक्स के थ्रू। तो 150 बाइक्स के ऊपर ये ईगल स्क्वाड जो था ये हमने रेज़ किया, जिसकी हमारी टोटल नफरी की जो तादाद है, जो हमारी स्ट्रेंथ इस पे आ रही है, दैट इज़ अराउंड 500 ऑफिसर्स। इनको हमने ट्रेन किया वेपन हैंडलिंग में, बाइक मैनूवरिंग के अंदर, बाइक चलाने के अंदर, और इनको हमने अब स्टार्ट कर दिया है इस्लामाबाद के हर सेक्टर के अंदर। ये जो बाइक ईगल स्क्वाड है, ये पेयर के अंदर, शहर के अंदर पेट्रोलिंग किया करेगा। दे आर कनेक्टेड टू द सेफ सिटी। वहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी की कॉल आती है तो दे कैन रिस्पॉन्ड टू दैट, दे कैन चेक पीपल, दे कैन रिएक्ट एंड दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट। अगर किसी बंदे को कोई इशू है, बिकॉज इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल सिटी, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, लोगों को रास्तों का नहीं पता, लोगों को बाकी इशूज़ भी होते हैं, तो दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट पीपल जो बाहर से आते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, यू नो मैं तो ज़ाहिर है बाहर से इस्लामाबाद जाता हूँ, तो कभी कभी आप मुनाल जा रहे हो या कभी कभी इस तरह के मागलाज में जा रहे हो, तो आपको एट टाइम्स डर लगता है। तो वहाँ भी कोई स्पेशल लोग मामूर होंगे, डिप्यूटेड होंगे टू हेल्प पीपल आउट, बिकॉज इट गेट्स रियली डार्क एंड सुनसान सा हो जाता है वो सारा एरिया रात के वक्त। फॉर आउटसाइडर्स, ऑब्वियसली फॉर आउटसाइडर्स। बिल्कुल जी, ये जो हमारा ईगल स्क्वाड है, इनको हमने सेक्टर में डिप्लॉय किया, तमाम सेक्टोरल एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे रश ज़्यादा है, जहाँ पे मूवमेंट लोगों की ज़्यादा है। हमारा इसी के साथ हमने कपल किया है ऐसे स्पॉट्स जो आप बात कर रहे हैं मुनाल की, या हमारे जिस तरह लेक व्यू पार्क है, या हमारा F9 पार्क है, वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कराया है अपना बाईसाइकिल पेट्रोल यूनिट। बाईसाइकिल जो है दैट इज़ एक तो हेल्दी लिविंग भी है, इको फ्रेंडली भी है, प्लस ऐसे एरियाज़ जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक्स नहीं जा सकती, तो वहाँ पे हमने बाईसाइकिल पेट्रोल यूनिट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल हमने उसकी भी बात की थी कुछ अर्सा पहले। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस स्क्वाड जो बाइक्स का है, इसमें भी ख़वातीन है, बिकॉज वी हैव सीन ख़वातीन अब तो बाइक्स चलाती हैं ऑल ओवर द कंट्री, और उनकी इंक्लूजन अगर इस किस्म के स्क्वाड में होगी तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल जी, वी आर वर्किंग ऑन इट। हम इंशाल्लाह हमारी जो ख़वातीन है, हमारी बहनें हैं जो हमारे साथ इस फोर्स के अंदर है, उनको हम वो हमारे साथ बिल्कुल इक्वल है, उनको हम इसी तरह के जितने भी हमारे नए इनिशिएटिव्स होते हैं उसके अंदर आईजी साहब का विजन यही है कि उनको हम एम्पावर करें और उनको भी हम अपने साथ शाना बशाना खड़ा करके इसी तरह के इनिशिएटिव में इंक्लूड करें। चलें, बेहतरीन है। मुस्तफ़ा साहब, आप चूँकि SSP ऑपरेशन है तो लगे हाथ आपसे पूछ ही लें कि इस्लामाबाद में फिर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये फोर्स जो है मौजूद होगी। जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी आपको पता है ना, इस्लामाबाद में ज़रा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत रहती है। हालिया वाक़ात को ही देख लें तो मुल्ज़िमान को पकड़ने के बहुत करीब भी थे, कुछ दावे भी सामने आ रहे थे, तो किसी केस में कोई पेशरफ्त हुई है? जी, हमारे लिए एवरीबडी इज़ इक्वल। हम लोग काम करते हैं दिन रात, हमारी फोर्स जो है वो लगी रहती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा आईजी साहब ने आते ही हमारे जो इन्वेस्टिगेशन विंग था उसको स्ट्रेंथन किया, उसको अब हम मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि जितने भी केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द कंक्लूड किया जा सके। All right, we really look forward to that. मुस्तफ़ा तनवीर साहब, आपसे क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने एक थाने जो न्यू थाना कल्चर लाने की कोशिश की जा रही है रिगार्डिंग द वुमेन, कि एक थाना है जहां इट इज़ बीइंग स्टाफ्ड बाय द वुमेन, इट इज़ वर्किंग फॉर द वुमेन। वहां आराम से ख़वातीन आके अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो वो बता सकती हैं, फ़ोन इन कर सकती हैं। बिल्कुल G7 में। हाउ इज़ दैट कमिंग अलॉन्ग, उसके हवाले से भी बता दें। हमारा जी व्हेन आवर आईजी साहब ज्वाइंड इस्लामाबाद पुलिस, तो ही वाज वेरी क्लियर इन हिज इंटेंशन कि हमने जो गैप है बिटवीन द पब्लिक, बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पुलिस, हमने उसको ब्रिज करना है। तो हमारे लिए जो ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनके लिए जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वी स्टार्टेड दिस जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट। F6 में फैसिलिटेशन सेंटर का पूरा एक फ्लोर जो है दैट इज़ अ फैसिलिटेशन सेंटर फॉर वुमेन।
इसका मेन मकसद ये है कि ख़वातीन जिनके इश्यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हरासमेंट होता है, एनी इशू जो हमारी ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती और वो अनरिपोर्टेड जाता है, दे कैन जस्ट वॉक इन एंड दे कैन फाइल देयर कंप्लेंट। दे डोंट हैव टू गो टू एनी पुलिस स्टेशन। इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके इशूज़ को रिजॉल्व करें। इफ़ दे डोंट वांट टू कम टू द फैसिलिटेशन सेंटर, वी हैव ऑल्सो ऑफर्ड अ हेल्पलाइन 8090, दे कैन कॉल ऑन दैट। और इस चीज़ को हम टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं। अभी तक जितनी कंप्लेंट्स भी हमारे पास आई हैं उसके अंदर से हमारे पास ऑलमोस्ट 95% फीडबैक जो है ख़वातीन की तरफ से वो पॉजिटिव है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा तनवीर साहब, SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नई फोर्स बनाई गई है, होपफुली ये कारगर साबित हो और इस्लामाबाद के शहरी वैसे तो महफूज ही महसूस करते हैं, लेकिन अगर कहीं लैक है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, दिस साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग। भाई दुनिया में और कौन ऐसा है जो आम नहीं रेजिस्ट कर सकता? मैं उन लोगों में से हूँ। मैं दुनिया में तमाम चीज़ें छोड़ सकता हूँ, चाहे मैं चीनी पीना मैंने छोड़ दी, मीठा रेजिस्ट कर सकता हूँ, डाइट पे रह सकता हूँ। आम जब सामने आते हैं तो आई कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि आम जब सामने आने से पहले आमों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो दिमाग उधर ही आपका चलना स्टार्ट हो जाता है, ये किधर है। एंड एक्चुअली दिस हैपेंस। और आम खाने के लिए मैं खाना सैक्रिफाइस कर दूंगा, लेकिन आम सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। आम को लोग कहते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव टू एक्चुअल फूड है, क्योंकि मेरे घर में पराठा और आम एक मतलब एक स्टेपल डाइट है। भाई पराठा और आम, अगर आपने बेसन की रोटी और आम कभी नहीं खाया ना, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में मिस की है। एंड कैन आई ऑल्सो से कि माशाल्लाह पाकिस्तान में वैसे तो दुनिया में फ्रूट्स खाए जाते हैं और लोग फ्रूट लवर्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आमों के ऊपर शेरो शायरी होती है। मतलब कि दिस इज अ वेरी वेरी होलिस्टिक रिलेशनशिप दैट वी हैव विद आम। एंड यू नो, बड़ी यादें भी बचपन की वाबस्ता होती हैं। नानियों दादियों के घर में वो कूलर में ठंडे करके आम और बड़े से दस्तरखान बिछना, और फिर जब सब कभी किसी ओकेजन पे जमा हो, जब हम जाते थे पिकनिक्स वगैरह पे, अगर कोई स्ट्रीम वगैरह कुछ ऐसी होती थी तो उसमें थैले में आम डाल के उसमें डाले जाते थे ताकि ठंडे रहें। वी हैव सो मेनी मेमोरीज। आगे बात क्या कर रहे हैं हम? बात हम बस ये कर रहे हैं कि आम फलों का बादशाह है, लेकिन आम का जो है ना फ़ायदा भी बहुत है सेहत के लिए। और आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से मुंसलिक माहिर ग़िज़ाइयात मोती खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मोती खान साहिबा, ज़ाहिर है मौसम है और आम मौसम में ना खाए बंदा तो फिर गर्मी से और करे क्या? सवाल कोई नहीं है, बस आमों की बातें करते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक तासुर ये है कि आम खाने से वज़न बहुत बढ़ता है। कहते हैं लोग कि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जनाब आम खाने से वजन बढ़ता है, आम कम खाएं, ये करें वो करें। अब आप हमें बताइए, क्या वाकई ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी द प्रोग्राम। ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जो सीजनल के आपको इस वक्त अवेलेबल हैं, डिफरेंट किस्म के मैंगोज अवेलेबल हैं आप मौसम में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आम से वजन बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है। और ये बात याद रखें कि अगर आप 1 कप कट मैंगो, 1 कप कटा हुआ मैंगो लेते हैं, तो उसमें आपको तकरीबन 80 to 90 कैलोरीज मिलती हैं, जो कि बहुत कम है ओवरऑल अगर हम पूरे दिन के कैलोरिक इंटेक में देखें। मैंगोज में सबसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इसमें प्रोटीन इतने अच्छे नहीं होते, और फैट्स इसमें 0.4% भी नहीं है, मतलब 0 ग्राम फैट है इसमें, तो फैट है ही नहीं। सो इट्स नॉट फैटनिंग। लेकिन अगर आप इसको शेक्स में या क्रीम्स के साथ मिक्स करके, या लस्सी या स्मूदीज की फॉर्म में जिसमें शुगर और क्रीम ऐड होती है, उस फॉर्म में लेंगे तो फिर ये बहुत कैलोरिक डेंस हो जाएगा और शायद इससे वजन बढ़ने के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और एल्स मैंगो इज नॉट फैटनिंग। मैंगो इज नॉट फैटनिंग। बस आप एक्चुअली इसी सवाल चीनी से भरे हुए मैंगो शेक से जिस दिन आप करें। हाँ, आर्टिफिशियल ऊपर एक्चुअली चीनी डालने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि वैसे इतना होता है। और जब ये सवाल का जवाब आपको मिल जाए ना, मैंगो इज़ नॉट फैटनिंग, तो उसके बाद दिल नहीं चाहता कि दोबारा से ये टॉपिक टच किया जाए। लेकिन आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आम के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मखसूस अमराज, बाय द वे सीरियसली, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह में बताया जाता है कि आम नहीं खाना चाहिए। तो किन लोगों के लिए आम ठीक नहीं है? बिकॉज वी डोंट वांट कि हम इधर बैठे हुए बिल्कुल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दें कि जी सारे आम खाएं। अच्छा देखिए, जो लोग डायबिटीज़ जिनकी कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल चल रही है, तो एटलीस्ट दिन में एक मीडियम या स्मॉल मैंगो वो खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, वो मैंगो जूस या मैंगो की शेक्स अवॉइड करें। और डायबिटिक्स अगर अपना पोर्शन जैसे हाफ कप काट के एट ए टाइम मैंगो खाना चाहे, तो वो अपने पूरे दिन के अंदर एक दफ़ा एक सर्विंग मैंगो की ले सकते हैं।
क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कह लें या शुगर कंटेंट इसमें नेचुरल इतना ज़्यादा होता है कि इससे ग्लूकोज बढ़ने के चांसेस हैं। सो ट्राई एंड कीप इट लाइक हाफ अ कप पूरे दिन में एक दफ़ा, बाकी दूसरे टाइम कोई और फ्रूट खा लें। सो डायबिटिक्स के लिए जूसेस तो अच्छे नहीं है, बट फ्रेश मैंगो हाफ अ कप कटा हुआ एट टाइम इज़ फाइन। सो यू नो एक मीडियम या छोटे साइज का फल तो डायबिटिक्स को भी लेना ही चाहिए ना दिन में एक दफ़ा। सो आप मील के बाद नहीं, मील के बाद नहीं, हाँ एक अनबरटोल आप छोटा खा लें, हाफ अ कप मैंगो आप दिन में डायबिटिक्स जो हैं वो ले सकते हैं। अच्छा मोती साहिबा, आप कुछ बात कर लेते हैं कि अभी गर्मी भी ज़ाहिर है ठीक ठाक है, बारिशों के बारे में भी सुना जा रहा है कि जनाब बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, डाइट क्या रखनी चाहिए? और पर्टिकुलरली वो जो लोग जो जिनका बाहर सन एक्सपोजर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत बहता है, हब्स में भी पसीना बहता है, हम अपने आप को गर्मी में किस तरह बैलेंस रख कर चल सकते हैं? ट्रू फूड। देखिए गर्मी है तो हीट स्ट्रोक है या बहुत ज़्यादा लोगों को डायरिया या डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रेशन, पानी बहुत अच्छा रखें। दूसरा, अपनी डाइट में मैंगो की फॉर्म में, मैंगो के ही आप शेक्स विदाउट शुगर या मैंगो स्लश बना के ले सकते हैं। ओवरऑल डाइट में दिन में 2 से 3 बार डिफरेंट टाइमिंग्स में लेमनेड या नींबू पानी का ज़रूर यूज़ रखें। डाइट में हर चीज़ नॉर्मल खाएं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो 3 दफ़ा के खाने हैं वो ज़रूर लें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी या फ्राइड फूड्स ना खाएं। इसका सबसे बड़ा डी बेनिफिट या नुकसान ये होगा कि बहुत ऑयली खाने खाने से जो है वो डाइजेशन देर से होगी। कोशिश करें कि सैलड हर खाने के साथ लें, पानी हर खाने से पहले ज़रूर पीजिए। सैलड में आप लेमन जूस डाल के या विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उसको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें और अपने खानों को जल्दी जो प्रॉपर मील के टाइमिंग्स होते हैं उस पर कंज्यूम करें। बाहर की चीज़ें इस वक्त अवॉइड करें। तो ड्यूरिंग दिस समर सीजन हाइड्रेशन लाइक पानी 8 से 10 ग्लास, सैलड्स हर खानों के साथ रखें और दिन में 2 से 3 दफ़ा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सो होपफुली इससे आप हीट से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपकी बॉडी जब हाइड्रेशन में अच्छी होगी, पानी अच्छा इंटेक रहेगा, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, जिससे डिहाइड्रेशन के चांसेस भी नहीं होंगे। थैंक यू आपका मोती खान साहिबा, थैंक यू, ज़बरदस्त आपने। और गर्मी का मौसम हो और अल्लाह ताला की नेमतें इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा हैं, ऑल्दो फल आप लेने जाए ना तो ऐसे पैसे खर्च होते हैं तो आप परेशान रह जाते हैं। कल मैंने लीमू लिए, मतलब आपको लीमू भी चाहिए होते हैं, तो उसने मुझे 3 लीमू पकड़ा दिए 30 रुपए के। 10 रुपए का एक लीमू, 10 रुपए का एक लीमू, इमेजिन ये क्या हो रहा है। खैर anyway. लेकिन फल बड़े जामन बड़े जबरदस्त आए हैं आज। अच्छा, that is one फल that I don't like, not really, वो जो I really like जामन। खुबानियाँ बड़ी अच्छी आई हुई हैं। खुबानियाँ बेस्ट। अच्छा, बाकी के फल की बात करते रहेंगे। एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहते हैं कि जो दुनिया का जी तीसरा सबसे बड़ा हीरा, जिसका वजन सुन लो 1098 कैरेट्स। ओह माय गॉड, मतलब आपको पता है ना 1 कैरेट का हीरा क्या पैसे होते हैं उसके। लुक एट दैट, वो पड़ा हुआ है उधर इधर लाइक अ रॉक। तो जी ये मिल गया है और ये अफ्रीका का मुल्क है बोत्सवाना, और वहाँ के डायमंड्स एक्चुअली काफ़ी मशहूर भी हैं। गरीब मुल्क है लेकिन बड़े डायमंड्स होते हैं वहाँ। तो ये 1 जुलाई को मिला और इसको सदर, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उनको पेश किया गया और इस हीरे को फ़िलहाल कोई नाम नहीं दिया गया। तो बेसिकली कहना ये है, इसको प्लीज़ नाम दे दें। हाँ, और सबसे बड़ा आपको पता है, मेरा ख्याल है कि वो क्वीन के पास ही चला गया था। इट वाज अ स्टार ऑफ अफ्रीका, वो 3106 कैरेट का था उसके पास। तो क्वीन ने क्या वो सर पे पहना हुआ है? वो जो उनके हीरे में लगा, नहीं वो तो नहीं, वो वाला नहीं है, वो कोहिनूर है। नहीं, कोहिनूर तो भाई बिल्कुल यहाँ का है, उससे बहुत बड़े बड़े हीरे भी क्वीन के ही क्राउन में लगे हुए हैं। स्टार ऑफ अफ्रीका 1 एंड स्टार ऑफ अफ्रीका 2, ये सारे जो हैं। अच्छा, बाय द वे, व्हाट डू यू डू विद सच अ हीरा, सच अ ह्यूज हीरा? ये सवाल है आप लोगों के लिए, आप हमें लिखें और बताएं। इतना बड़ा हीरा तो नहीं कहीं फिट हो सकता है, इसको कट ही किया जाता है, इसको कट किया जाता है इन डिफरेंट पीसेस। कट करके तो फिर उसकी वैल्यू वो 1000 कैरेट वाला हीरा वाली बात तो नहीं होगी ना, उसमें तो एक एक के बहुत से निकल आएंगे। हमारा नहीं है, हमें कोई इसकी जो फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस नाम सोचे कि इसका क्या हो, द बिग डायमंड। And by the way, Kohinoor is not fixed into the Queen's crown. It is fixed in the Queen's mother's crown. Queen mother? तो अब तो वो Queen mother तो रही नहीं, तो Queen के पास ही होगा ना? नहीं, वो मगर उन्हीं के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, ब्रेक ले लेते हैं, मैं तो कहती हूँ। अच्छा,
अभी ये जो केस है जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिसकी बड़ी कोई अजीब सी डिटेल्स आप मुझसे शेयर कर रही हैं। मैंने भी आपको डिटेल बताई थी, लेकिन पहले आपको रीअश्योर करवा दें कि ऑनलाइन हरासानी का शिकार बनने वाले घबराएं नहीं, FIA को शिकायत करें। हरासा करने वाले बेनकाब भी होंगे और सख्त सजा भी मिलेगी, बिकॉज ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है। और वो एग्जाम्पल क्या है अब्दुल्ला, आप भी सुने। कराची में जी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का केस इसकी वाज़ेह मिसाल है। जाली ID बनाकर खातून टीचर को हरासा करने वाले प्रोफेसर को 8 साल कैद, आई एम सो हैप्पी टू से इट अगेन, मैं कहूँगी 8 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। खातून की शिकायत के बाद FIA हरकत में आई और इस वाक़े से ऑनलाइन हरासमेंट के खिलाफ कवानीन से मुतालिक आवाम में आ गई है और एतमाद जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए FIA जो है दे एक्चुअली कॉन्टेक्टेड अच्छा फेसबुक। इस पे हम बात करते हैं। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कराची से। अमीन, बताइएगा कि एग्जैक्टली शिकायत क्या थी खातून की, कितने अरसे ये मामला चला और फाइनली अब इसका फैसला आ गया है? जी बिल्कुल, ये 26 फरवरी 2016 को एक ताहिरा तारिक नामी खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी FIA में, साइबर क्राइम में, जिसमें उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से जो है वो फेक IDs बनाई गई हैं और उनकी जो नाजेबा तस्वीर हैं वो अपलोड की गई हैं, जिस पर FIA ने बाकायदा तहकीकात की और अपनी 68 पेजेस पर मुश्तमिल एक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई थी, जिसके बाद अदालत ने तमाम गवाहों के जो बयानात हैं और मुलजिम का बयान भी रिकॉर्ड किया और जिसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोफेसर साबिका प्रोफेसर हैं जो फरहान कामरानी, उन्हें मजमूई तौर पर जो है वो 8 साल कैद और 1 मिलियन से ज़ायद का जुर्माना जो है वो की सज़ा सुनाई गई है। सो इन अ नटशेल उन्होंने उनके उस फीमेल टीचर के नाम पे एक अकाउंट बनाया और उसके बाद मॉर्फ करके उनकी ही तस्वीरें जो थी, जाली तस्वीरें बेसिकली वो लगाई और सजेस्टिव कमेंट्स एंड ऑल दैट, वो जो साथ साथ होता है। मतलब दिस इज, ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो ये आदमी ये कर रहा है। बहुत ही अच्छा अब ये जो प्रोफेसर ना कहें, इसे मुलजिम ही कहें, मुलजिम जो है ये अब इरादा रखता है कि ये जो सजा इसे सुनाई गई है इसे चैलेंज करेगा और अदालत ने मजमूई तौर पर जो है उन्हें 8 साल सज़ा, 8 साल सज़ा में जो अदालत ने कहा है कि ये तमाम सज़ाएं जो हैं वो एक साथ चलेंगी, यानी कि अलग अलग नहीं होंगी। ये तकरीबन उनको जो है वो 4 साल या इससे भी कम का अरसा जो है वो जेल में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम सज़ाएं एक साथ चलेंगी, जिसके बाद 4 साल से कम अरसा जो है वो उन्हें जेल में गुजारना पड़ेगा और 1 मिलियन से ज़ायद का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो 6 माह या इससे ज़्यादा का अरसा जो है मज़ीद जेल में काटना पड़ सकता है। अदालत ने अपने जजमेंट में कहा है क्योंकि इनका जो ताल्लुक है एक नोबल प्रोफेशन से है, इसीलिए उन्हें सज़ा जो है वो कम दी जा रही है, लिहाजा अदालत ने जो है वो कम सज़ा दी है उन्हें इस केस में। और उनके जो वकला हैं यकीनन उनका इरादा है कि वो इस ट्रायल कोर्ट के जो फैसले को है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जी हमने क्विकली आपको बताना है कि कोरोना वायरस इज़ वेरी मच देयर और गुज़श्ता 24 घंटों में भी 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 39 अफराद 39 अफराद जो हैं इंतकाल कर गए हैं। सो अपना ख्याल रखें, मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो वैक्सीनेट अपने आप को, अपने अहल खाना को कराइए। एंड वी आर गोना इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।